प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का 2025 में जो आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जिससे बनेंगे जिस टॉपिक से जो आपका किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र है उस लेसन से उन प्रश्नों के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में आज हम देखेंगे और उनके आंसर के बारे में। तो ये देखिए, ये जो आपका वीडियो होने वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट का ही वीडियो होने वाला है। फालतू के क्वेश्चन कोई भी शामिल नहीं किए गए हैं। सभी प्रश्न जो हम शामिल करते हैं वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के बेस्ड होते हैं वही हम शामिल करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। और जो भी अगर पुराने जो विद्यार्थी हैं जो कि इस चैनल पर लंबे समय से बने हुए हैं वो भी इसे चैनल पे बने रहें और इसे अवश्य देखें। और पिछला वीडियो यदि आप सभी लोगों ने न देखा हो तो उसे जाकर पिछले वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल परिभाषाएं, नियम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, अभिक्रियाएं वगैरह सब कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड भी हैं, हिंदी से रिलेटेड भी हैं, इंग्लिश से भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी हैं सभी सब्जेक्ट से लगभग उसमें मौजूद हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो इसमें देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? जब एक प्रकाश की जो किरण होती है किसी चिकने यानी पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन जो है वो आप समझेंगे कैसे? ये जो डिफिनीसन है आपका, ये डिफिनीसन आपको समझ में आएगा इस चित्र से। देखिए, कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है, तो जब कोई प्रकाश है, देखिए जैसे कहने का मतलब ये आपका प्रकाश आ रहा है, आपतित किरण मतलब ये प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे आके टकराया, लेकिन किससे टकराया? किसी चिकना तल से या किसी पॉलिशदार ये तल से आपका आके टकराया। जब किसी पॉलिशदार, नीचे पॉलिश किया गया है, ऊपर आपका मिरर है, तो दोनों ओर का मिरर था लेकिन नीचे पॉलिश किया गया है, तो और ये चिकना तल है, इससे जब ये टकराया है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश हिस्सा, यानी कि जो ये आपतित किरण है, प्रकाश आया यहाँ पे टकराया इस तल से, और इसका अधिकांश हिस्सा जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया टकरा के। तो जब टकरा कर लौट गया तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी सतह से कोई प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगला जो है वह नियम होता है आपका कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है। ये जो है आपका प्रकाश संबंधी जो परावर्तन का नियम होता है, इसमें दो नियम होते हैं। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन भी पूछता है और परावर्तन भी पूछता है, तो आज हम सब कुछ देखेंगे इसमें। तो प्रकाश का पहले परावर्तन का जो नियम होता है उसे देखिए, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन की बात की गई है। तो इसमें जो होता है आपका पहला नियम यह है कि आपतित किरण जो होती है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, जो आपकी आपतित किरण है, तो आपतित किरण देखिए, आपतित किरण ये है, ठीक। और फिर कह रहा है कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन है? जो ये परावर्तित होकर लौटी है, ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक। ऐसे आई आपतित किरण और यहाँ से टकरा के परावर्तित किरण। और अभिलंब, अभिलंब मतलब इसके मध्य में ये जो लंब खींचा गया है ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये देखिए, एक ही तल पे है, एक ही पॉइंट पे है, एक ही आपतन बिंदु पे है, ठीक ना। तो एक ही तल में हुआ, ये नियम है। और दूसरा नियम क्या है इसका, परावर्तन का नियम, कि आपतन जो कोण होता है, यानी आपतित किरण से बना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ये आपतन कोण हमेशा, सदैव का मतलब हमेशा, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो ये अभिलंब और परावर्तित किरण है इसके बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये देखिए, आई और जो आर है, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये कहने का मतलब है। यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री,
यानी कि जितने अंश का कोण आई का होगा, यानी आपतन कोण और अभिलंब के बीच बना कोण जितने कोण का होगा, उतना ही कोण आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, यानी जो परावर्तन कोण है उसका होगा। ये होता है। तो आपतन कोण एंगल आई, परावर्तन कोण एंगल आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ये हो गया आपका। जिस बिंदु पर प्रकाश आकर गिरती है या आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस तल से टकराती है उसे चिकना तल या पालिशदार तल बोलते हैं, ठीक ना। और जिस आपतन कोण जो होता है वह किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण। जो प्रकाश आती है आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश आपतन कोण से टकराकर, आपतन बिंदु से टकराकर उसी माध्यम लौट जाती है, यानी परावर्तन के बाद जो किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब ये आपने समझ लिया। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, अब देखिए जो आपका अगला मुख्य पॉइंट है वो क्या है, जिससे भी प्रश्न बनता है। आपतन ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है, इसका निगमन करने के लिए कह देता है आपको कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र बताइए, यू भी और एफ के बीच में संबंध बताइए। यू का मतलब, भी का मतलब, एफ का मतलब। एफ का मतलब फोकस दूरी, भी का मतलब जो आपकी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसकी दूरी, और ये जो यू होता है वो वस्तु की दूरी। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि इन तीनों में संबंध। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये एक आपका अवतल दर्पण है, ठीक ना। तो अब अवतल दर्पण एक है, तो यहाँ पे भी ऐसे भी होता है ये, ठीक ना, ऐसे ही इधर भी होगा, ऐसे होगा। तो अब देखिए, तो एक अवतल दर्पण मान लीजिए है, उसका एक सरफेस है यहाँ पे, ये P जो है उसका ध्रुव है, F जो है वो आपका फोकस है, मुख्य फोकस, ये आपका वक्रता त्रिज्या, ठीक ना, C, और ये AB वस्तु है, इसका प्रतिबिंब I डैश पे बना है, ये है, ठीक ना, और ये टकराई है इसके, यहाँ पे देख रहे हैं आप वक्र से, इस टकराई है। तो यहाँ पे क्या है, AB अगर वस्तु है तो इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ टकराई है, M पे, M से टकराई है, और टकरा कर फिर कहाँ लौटी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे लौट गई, फोकस से लौटती है। और यहाँ पर जो एक ये यहाँ से जो वक्रता त्रिज्या से होते हुए ये क्या होती है, उसी माध्यम में फिर लौट जाती है। तो ये हो गई। अब दोनों का जहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, यानी वहीं पे क्या होता है, आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, यहीं पे ये क्या हो गया, वस्तु बन गया, I डैश। ए बी का प्रतिबिंब है I डैश। अब देखिए, तो अब क्या है कि P से यहाँ से P से A तक की जो दूरी है वो माइनस यू कही जाएगी, यानी वस्तु की दूरी माइनस, क्यों, इसके विपरीत है। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए ये हो गया माइनस, तो P से A तक की दूरी U कहते हैं, यानी कि P से वस्तु की दूरी U हो गई, और ये क्या है, तो ये अवतल दर्पण है इसलिए माइनस हो गया। P और से लेकर C तक की जो दूरी होती है इसे R बोलते हैं, तो ये अवतल दर्पण है, माइनस हो गया। P से I तक की जो दूरी है वो कितनी है, V होती है, यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो ये माइनस भी हो गया। PF जो है आपका, P से F तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी होती है, ये आपका माइनस F हो गया अवतल दर्पण के लिए। तो ये जब हमें मान पता चल गया है कि इसका क्या मान है, तो अब यहाँ पे देखिए एक आपका त्रिभुज बन रहा है ABC, A B और C, यानी कि ये पार्ट आपका बन रहा है, ठीक ना। दूसरा त्रिभुज बन रहा है I डैश C, यानी ये आपका त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। तो ये त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज देख रहे हैं आप कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, समरूप हैं। तो समरूप जब हैं, 90 अंश का कोण यहाँ, 90 अंश का कोण यहाँ, ऐसे, तो ये समरूप हैं जब, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो इनकी भुजा है, यह भुजाओं का अनुपात, यानी AB ये और I डैश ये, ठीक ना, तो ये इसका अनुपात
यानी कि प्रतिबिंब का यानी जो लंब है इसका अनुपात उसके ए सी यानी आधार के अनुपात के, और आई सी का है ये, चाहे सी आई का ही है, आधार के अनुपात के बराबर, ठीक ना। और ए बी जो होगी आपकी आई डैश के बराबर, यानी लंब और लंब का अनुपात बराबर आधार बटे आधार और आधार का अनुपात, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर, और यानी दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर दोनों भुजाओं का अनुपात, ये देखिए। तो ये है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार एम एन एफ जो है, ये आपका एम एन एफ एक त्रिभुज ये बना, और इसी प्रकार आई डैश एफ ये एक त्रिभुज ये आपका बना आई डैश एफ ये, ठीक। तो ये जब बना तो इसका भी ये भी आपस में समरूप है। जब समरूप हैं तो एम एन जो होगा, एम एन का एम एन बटे क्या हो जाएगा, आई डैश, एम एन बटे आई डैश, और फिर आपका एन एफ बटे आई एफ, एम एन एफ बटे आई एफ ऊपर वाले की तरह होगा। अब देखिए बात को समझिए, अब इसमें जो है आपका एम एन, जो आपका एम एन है वो किसके बराबर है, ए बी के। एम एन आपका ए बी के बराबर है, इसलिए एम एन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो एम एन के जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए बी, और देखिए आई डैश अपने जगह, एन एफ बटे आई एफ अपने जगह, ठीक ना। ये इसके बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो वही लिख दिया हमने एम एन के जगह पे ए बी। अब देख रहे हैं आप कि ए बी बटे आई डैश यहाँ पे भी, ए बी बटे आई डैश यहाँ पे भी, तो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और यहाँ पे एन एफ बटे आई एफ है, यहाँ पे ए सी बटे सी आई है। तो अब देखिए यहाँ पे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का जो द्वारक है वो आपका छोटा हो, तो n जो होगा, यानी जो n बिंदु है जिसमें थोड़ा डिस्टेंस समझ में आ रहा है, n बिंदु P के पास होगा, यानी इतने पास होगा कि लगभग P के जगह पे होगा। तो बहुत पास होगा। अगर द्वारक क्या हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो n किसकी जगह होगा, P की जगह, एकदम पास में होगा। तो n बराबर P कह सकते हैं कि n बराबर जो है वो क्या है, P है। तो इस तरीके से n की जगह पे हम क्या रख देंगे, P रख देंगे, n बराबर P। इसका मतलब यहाँ पे जो n है उसके जगह पे हम क्या रख दिए, P रख दिए, देख लीजिए। बाकी f आई एफ वो सब अपनी जगह पे, ए बी बटे आई डैश अपनी जगह पे। तो इसलिए ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए बी बटे आई डैश का मान ये भी है, ये है, और ए बी बटे आई डैश का मान ये भी है, ये भी ए बी बटे आई डैश का मान है, ये भी ए बी बटे आई डैश का मान है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो ए बी और बटे आई डैश बराबर ए बी बटे आई डैश, तो इसलिए ए सी बटे सी आई किसके बराबर होगा, पी एफ बटे आई एफ के। तो लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बराबर इसको, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आपका हो जाएगा ए सी बटे सी आई बराबर पी एफ बटे आई एफ। तो अब देखिए, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए तो ए सी बटे सी आई बराबर पी एफ बटे आई एफ हो गया। अब ए सी जो है वो आपको समझिए, ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी सी। ए सी की जगह पे कितना, पी ए माइनस पी सी। कैसे, देखिए ए सी था ना, ये ए सी था ना, ए सी बटे सी आई बराबर पी एफ बटे पी आई। तो ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी जो है वो क्या लिख सकते हैं, पी ए, ये पूरा में से अगर पी सी निकाल दिया जाए, यानी इस पूरा में से अगर हम इतना निकाल दें तो आपका इतना बचेगा, बचेगा। तो इसको ए सी को क्या लिख सकते हैं कि पी ए पूरा में से सी पी या पी सी इसे निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए सी लिख सकते हैं इसको। तो ए सी की जगह क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी सी, ये निकाल दिया गया, पी ए में से पी सी निकाल दिया गया, तो ये आपका ए सी हो गया। तो ए सी की जगह पे इतना लिख सकते हैं। इसी तरीके से सी आई की जगह क्या लिख सकते हैं, जो सी आई है इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी आई की जगह पे लिख सकते हैं कि पी सी ये पूरा में से आई पी निकल जाए या पी आई निकल जाए, ठीक ना। तो पी सी माइनस आई पी ये निकाल दिया जाए तो यही आपका बचेगा। इसी तरीके से
पी एफ आपका जो है वो रहने दीजिए, आई एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई एफ, ये देखिए आई एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी आई, और इसमें से एफ पी या पी एफ अगर निकाल दिया जाए तो ये आपका बचेगा। तो इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि ए सी की जगह पे क्या लिख दिया हमने, पी ए माइनस पी सी, पूरा में से पी सी घटा दीजिए, ए सी बचेगा। सी आई की जगह पे पी सी माइनस पी आई, तो पी सी में से पी आई निकाल देंगे तो सी आई बचेगा। फिर पी एफ को अपने जगह पे, आई एफ को क्या लिख सकते हैं, पी आई में से पी एफ घटा दीजिए, यानी पूरा में से पी एफ घटा दीजिए, तो उस क्या बचेगा, आई एफ बचेगा। तो इस तरीके से इसके और इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है फिगर से, ठीक है ना। अब देखिए आप अभी जानते हैं, आपको मान पता है, आपने पहले लिखा है शुरू में ही कि पी ए का मान कितना है, माइनस यू, इसके जगह पे रख दिया, माइनस है माइनस रख दीजिए। पी सी का मान कितना है, माइनस आर, ठीक ना, वो भी आपको मैं दिखाया हूँ, देख लीजिएगा। फिर पी सी का मान कितना है, माइनस आर, वही चीज़ यहाँ पे। फिर इसके बाद पी आई की जगह पे आपका क्या है, ये माइनस है, माइनस लिख दीजिए। पी आई बराबर कितना, माइनस भी, ये भी बताया था मैंने। पी एफ बराबर कितना, माइनस एफ, पी आई बराबर माइनस भी, पी एफ बराबर माइनस एफ। देखिए और बीच में जो माइनस है वो तो माइनस है ही, पी एफ का मान कितना है, माइनस एफ। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे आपका माइनस यू है, माइनस यू रख लिया, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस आर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस आर है, माइनस आर रख लिया, माइनस माइनस ये प्लस भी हो जाएगा। फिर माइनस एफ, फिर माइनस भी है आपका, माइनस भी रख लिया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस एफ हो जाएगा। देख रहे हैं आप। अब एफ बराबर क्या होता है, आर बाई कैपिटल आर बाई 2 होता है। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई एफ में हो जाएगा, तो 2f हो जाएगा, यानी कैपिटल आर बराबर 2f, पक्षांतर करके। तो कैपिटल आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। तो जहाँ कैपिटल आर है, देख लीजिए दो जगह है, दोनों की जगह क्या लिख दिया, 2f लिख दिया, यहाँ पे प्लस 2f और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2f हो जाएगा। अब बाकी चीज़ें देख रहे हैं कि आप सेम टू सेम है। अब क्या कीजिएगा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस भी का मल्टीप्लाई जब माइनस यू में होगा तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और यू का भी में होगा तो यू भी हो जाएगा। फिर आपका माइनस भी का मल्टीप्लाई 2f में होगा तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2f का मल्टीप्लाई भी में होगा तो 2f भी हो गया। फिर देखिए अब f का मल्टीप्लाई अब दोनों में होगा तो f का मल्टीप्लाई माइनस दे, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, और इसके बाद f का मल्टीप्लाई u में होगा तो f u हो जाएगा, और फिर प्लस का प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही होगा। f का मल्टीप्लाई 2f में हो जाएगा तो 2, और f का f में तो f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर बराबर माइनस f का मल्टीप्लाई इन दोनों में अब होगा। तो अब देखिए माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया, और f का मल्टीप्लाई f में तो f स्क्वायर तो 2f स्क्वायर हो गया, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, और f का मल्टीप्लाई भी में होगा तो माइनस f भी हो गया। अब देखिए अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए अब 2f स्क्वायर इधर भी है बराबर के, और 2f स्क्वायर इधर भी है, ये दोनों का चिन्ह समान है तो आप इधर वाई पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वैसे भी कटेगा, तो ये एक दूसरे से कट गया। फिर इसके बाद u भी है तो u भी रख दिया, माइनस 2f भी है तो ये भी रख दिया, माइनस एफ भी को लेके चले आए हम इधर, तो ये माइनस था तो पक्षांतर करने पे क्या हो गया, प्लस हो गया, और माइनस एफ यू तो इधर था ही, ये बराबर 0। अब सुनिए 2f भी में से एक एफ भी आपका घटा, क्यों घटा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, चिन्ह समान नहीं है तो घटेगा। तो दो एफ भी में से एक एफ भी घटा, तो एक एफ भी आपका बचा, तो लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, बड़े वाले का चिन्ह क्या है, ये 2 था ये एक ही था, तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दिया, यू भी की जगह यू भी, और माइनस एफ भी की जगह माइनस एफ भी। अब पूरा में दोनों तरफ दोनों पक्षों में क्या किया, अब देखिए यू भी है, यू भी लिख दिया, अब इधर पक्षांतर कर दिया तो प्लस भी एफ भी और प्लस एफ यू, ये माइनस है दोनों, तो पक्षांतर करने पे क्या हो जाएंगे, प्लस। अब दोनों पक्ष में क्या किया जाए, यू भी एफ से भाग दे दिया जाए, तो इसमें भी यू भी एफ से भाग दिया जाए, इन दोनों में भी, तो इसमें भाग देंगे तो ये देखिए सब में यू भी एफ से भाग दे दिया गया, देखिए सब में, तो क्या होगा, यू भी से यू भी आपका कट गया, फिर इसके बाद यू भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, यानी एफ भी से एफ भी कट गया,
एफ से एफ कटा, यू से यू कटा, तो बचा क्या यहाँ पे 1, कुछ नहीं तो 1/f, तो 1/f हो गया और बराबर, फिर यहाँ पे 1/u तो 1/u हो गया, फिर प्लस, फिर 1/v है तो 1/v हो गया। अब इसको सही क्रम में कर दीजिए, यू एफ यू भी यू के क्रम में, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका फार्मूला है। ये इसी को क्या है कि भी को पहले और यू को बाद में कर दिया गया है, यानी 1 में 2 जोड़िए या 2 में 1 जोड़िए, आपका रिजल्ट एक ही होगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये आपका फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला? अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र। अब सुनिए, आप देखिए अगला पॉइंट आपको पूछता है, प्रश्न पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो वो तो परावर्तन था। अब अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए इसको बात समझिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो ये आपका माध्यम क्या है? ये यहाँ से ऊपर का माध्यम अलग, यहाँ से नीचे का माध्यम अलग। ऊपर कांच का माध्यम है पहला माध्यम, दूसरा माध्यम इसमें क्या है? ये आपका दूसरा माध्यम आपका वायु का है, यानी इसके नीचे वायु और इसके ऊपर कांच का माध्यम है। तो पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, दो माध्यम है। तो जब आपतित किरण यानी जो प्रकाश है वह पारदर्शी माध्यम से, यानी ये पारदर्शी माध्यम है, यहाँ से टकरा के वापस नहीं जाएगी, यानी इसके नीचे आपका कलई नहीं किया गया है, पालिश नहीं किया गया है, तो ये इससे अंदर जाएगी। तो क्या होगी कि जब आपतित की जब प्रकाश आएगी तो आपतित जो किरण होती है प्रकाश, वह पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। तो प्रवेश तो करने को करती है, यहाँ से ऐसे प्रवेश कर गई, लौट के नहीं गई, प्रवेश कर गई, तो इसको सीधे आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई? अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, यानी इसको सीधे आना चाहिए था, ऐसे ऐसे आना चाहिए था। तो ये क्या हुई कि यहाँ से विचलन हो गया, कोण में विचलन हो गया। तो ये अपवर्तित किरण अगर लौट के यहीं से चली जाती तो परावर्तित किरण कही जाती, लेकिन ये जब उसी माध्यम में प्रवेश कर गई है, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश कर गई है तो अपवर्तित किरण कहेंगे इसको। तो अपवर्तित किरण जो है देखिए थोड़ा सा विचलित हो गई है, सीधे आना चाहिए था, ये थोड़ा विचलित हो गई है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? जब एक आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है थोड़ा सा विचलित हो जाती है अपने पथ से, इसलिए इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब क्या है, ये जो आपका लंब है ये एक अभिलंब है, उसमें भी था आपका। ये जो जैसे कोण आई है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता था, और अभिलंब और जो आपकी अपवर्तित किरण है दोनों के बीच जो कोण होगा अपवर्तन कोण कहलाएगा, ठीक। और जहाँ पर ये आके टकराई है आपतित किरण वो आपतन बिंदु है, ठीक। और तो इस तरीके से ये आपतन कोण कितना आई और अपवर्तन कोण कितना आर, ठीक ना। तो इसमें ऐसे है, तो ये आप समझ गए होंगे कि किसको क्या कहा जा रहा है। अब देखिए अपवर्तन का नियम क्या है होता है, इसके बाद वो तो परावर्तन का नियम था, तो अपवर्तन का नियम क्या है? पहला अपवर्तन का नियम ये है कि अपवर्तन के नियम से ये कहा जाता है, पहला नियम इसका ये है कि आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अब भी आपने देखा है कि आपतित किरण अभिलंब जो होते हैं ये दोनों और तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसमें क्या है, अब आपतित किरण जो आई है किरण, अपवर्तित किरण यानी जो माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई नीचे जो विचलित होकर, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे है, जो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये देखिए सब आपतन बिंदु पे ही है, यानी एक ही बिंदु पे हैं, ठीक ना, एक ही तल पे हैं, ठीक ना। तो ये अभिलंब, आपतित किरण और ये जो अपवर्तित किरण है देखिए सब एक ही बिंदु पे हैं, एक ही तल पे हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अब आगे क्या है, अगला जो इसी का अपवर्तन नियम का जो दूसरा नियम होता है उसे बोलते हैं, ये दूसरा नियम है, इससे स्नेल का नियम कहते हैं। पहले नियम को नहीं, इस पूरे नियम को नहीं, दूसरा नियम है उसे, इसी को दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं।
इस स्नेल का नियम क्या होता है, जो दूसरा नियम है याद रखिएगा, दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, पहले नियम को नहीं। तो दूसरा नियम स्नेल का नियम क्या होता है, जिसे अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की जिया का मतलब होता है साइन, ठीक ना। तो आपतन कोण कितना आई, ठीक ना। आपतन कोण की जिया का मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण कितना आर, तो अब इसकी जिया का मतलब साइन आर, ठीक ना, का अनुपात नियत होता है। यानी ये कह रहा है किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए, अगर कोई निश्चित तरंग दैर्ध्य है तो उसके लिए आपतन कोण यानी साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है, यानी नियतांक होता है, यानी एन। हम इसको मान ले रहे हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना होता है, एन होता है। अब देखिए, अब इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अब इसमें बात ये समझिए कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक ना। इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक, एन को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर होता है क्या, साइन आई बाई साइन आर। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये मुख्य जो थे आपके प्रश्न बनते हैं इससे, और इससे कहीं इधर उधर दाएं बाएं नहीं हो सकता। जो भी जैसे पूछा जाए, जैसे बताया गया है कि मतलब ये क्या है, ये स्नेल का नियम पूछा जाए तो ये पूरा मत देने लगेगा, जैसे बताया गया सब वैसे ही कीजिएगा। इस तरीके से आप इसको तैयार रखिएगा, और अगला आने वाला वीडियो जो होगा इससे, वो आपका पूरा जो आपका प्रकाशिकी का है उससे रिलेटेड होगा, जो कि आपको अच्छा नंबर देगा। उसमें से भी कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि आपको क्या करेंगे, बहुत अच्छा नंबर देने के लिए रहेंगे। तो आप इसको वीडियो को अगर एक बार में ना समझ में आए तो इसे देखिएगा। वैसे मैंने आसान भाषा में शब्दों का यूज किया है और आसान भाषा में आपको समझाया जिससे कि समझ में आ जाए, सिंपल वे में, और जल्दीबाजी बहुत ज़्यादा नहीं की है। तो इसलिए मुझे आशा है कि ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।